मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गोविंद चतुर्वेदी महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए छात्रों, विगत कक्षाओं में हमने आपको विषमता यानी स्क्वीनेस को कराया था। विषमता के माप, विषमता का अभिप्राय, विषमता की जांच, विषमता के माप की रीतियाँ, अपकिरण तथा विषमता में अंतर, ये सारी चीज़ें कराई थी। नाउ हम अगले टॉपिक सह संबंध की ओर बढ़ रहे हैं। सह संबंध, जिसे अंग्रेजी में कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात करेंगे। आज हम आपको सहसंबंध की परिभाषा, सहसंबंध का महत्व, कार्य कारण संबंध, सहसंबंध के प्रकार, सहसंबंध का परिमाण, सहसंबंध की विभिन्न विधियां, काल पेयरसन की विधि, सहसंबंध गुणांक, ये सब आज के लेक्चर में आपको चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आज हम आपको सहसंबंध की ओर ले चलते हैं और सहसंबंध किसे कहते हैं आज के इस लेक्चर में आप समझ जाएंगे। ठीक है, सहसंबंध का महत्व क्या है, ये सब बातें आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। सहसंबंध समांक कई प्रकार कारणों से प्रभावित होते हैं। सांख्यिकी अध्ययन के लिए दो भिन्न भिन्न तथ्यों से संबंधित समांकों के मध्य पारस्परिक संबंध की गणितीय माप की जानकारी होना अति आवश्यक है। दो तथ्यों के चरों के मध्य संबंध की गणितीय माप सहसंबंध कहलाती है। किसी एक तत्व का दूसरे तत्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर उसके मूल्य में वृद्धि होने लगती है। वर्षा अधिक होने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्यों में वृद्धि होती है। बालकों की आयु बढ़ने से उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है, धूप के साथ साथ गर्मी बढ़ती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने पर उसके मूल्य कम हो जाते हैं। ठीक है, सारांश में हम कह सकते हैं दो तथ्यों से होने वाले परिवर्तन एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः जब दो समांक मालाएं परस्पर इस प्रकार संबंधित हों कि एक समांक श्रेणी में होने वाले परिवर्तन की सहानुभूति में दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन हो जाए, अथवा एक में वृद्धि अथवा कमी होने पर दूसरे में उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो वे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं। दो श्रेणियों में साथ साथ होने वाले परिवर्तन की प्रवृत्ति में गणितीय माप को ही हम सहसंबंध कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सहसंबंध की अनेकों परिभाषाएं दी है। उसमें से कुछ परिभाषाओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार, प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार दो पदमालाओं या समूहों के मध्य
दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कारण संबंध को ही सह संबंध कहते हैं। दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध को ही संबंध कहते हैं। ये बात प्रोफेसर W.I. किंग कहते हैं। प्रोफेसर वॉडिंगटन क्या कहते हैं? वॉडिंगटन कहते हैं जब कभी दो या अधिक समूह वर्गों अथवा समंक मालाओं के मध्य एक निश्चित वितरण एक निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसे हम सहसंबंध कहते हैं। ग्राममेन कहते हैं जब दो या अधिक संख्याएं सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं, उसमें से एक के परिवर्तन होने का परिणाम दूसरे में उसी विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उन संख्याओं के मध्य सह संबंध होता है। एक चेंज हुआ और दूसरा भी चेंज हुआ, एक के परिवर्तन से दूसरे के परिवर्तन पर असर पड़ गया तो वहां सह संबंध पाया जाता है। ग्राम में ये परिभाषा की है प्रोफेसर ग्राम में के अनुसार, ये बात मैं सभी बच्चों को बताई दे रहा हूँ। इसमें से इस वाले चैप्टर में से एक सवाल हर साल आता है, प्रतिवर्ष एक सवाल इसमें से जरूर आता है, इसलिए इसको विशेष ध्यान से लिख लेना, देख लेना। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं थ्योरी भी समझा के चल रहा हूँ। सभी छात्र थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को ही करके चलें। प्रोफेसर ग्राममेन के अनुसार जब दो या अधिक संख्याएं सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं जिसमें एक में परिवर्तन होने पर का परिणाम दूसरे में उसी या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उन संख्याओं के मध्य
संख्याओं के मध्य सह संबंध पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और इनकी परिभाषाओं को आप याद करने का प्रयास करें। इन्हीं की परिभाषाओं के आधार पर एग्जाम में अच्छे अंक वगैरह आप पा सकते हैं। सहसंबंध का महत्व। सांख्यिकी में सहसंबंध सिद्धांत तथा तकनीक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत को विकसित करने तथा आधुनिक आवरण पहनाने का श्रेय फ्रांसिस गॉल्टन तथा कार्ल पियर्सन को जाता है, जिन्होंने इस तकनीक की सहायता से प्राणी शास्त्र तथा जनन विद्या की अनेक समस्याओं का निदान किया है, विवेचन किया है। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है कि दो संबंधित चरों में कितना एवं किस प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक का संबंध निहित है। सहसंबंध तकनीक पर ही प्रतीपगमन तथा विचरण अनुपात जैसे उपयोगी विचारधाराएं आधारित हैं। इनकी सहायता से एक चर के दिए गए निश्चित मूल्य के आधार पर दूसरे चर के संभावित मूल्य का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है। कार्य कारण संबंध। जब दोनों चरों में कार्य कारण का संबंध हो। कार्य कारण क्या होते हैं? एक चर में परिवर्तन का कारण दूसरे में परिवर्तन कार्य या प्रभाव हो तो सहसंबंध सार्थक या महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी कारण है तो मांग में वृद्धि होना उसका प्रभाव है। इसी प्रकार वाहनों की संख्या में वृद्धि, वस्तु के वाहनों की संख्या में वृद्धि कारण है तो दुर्घटनाओं में वृद्धि होना उसका प्रभाव है। अतएव जो चर कारण है उसे स्वतंत्र चर कहते हैं और इसे प्रायः x द्वारा व्यक्त किया जाता है और जो चर प्रभाव है उसे आश्रित चर कहा जाता है और y के द्वारा इन्हें व्यक्त किया जाता है। ठीक है। जब दोनों ही चर किसी अन्य सामान्य कारण का परिणाम हो, यह भी संभव है कि दो समांगमालाएं किसी तीसरे अन्य कारण या कारणों से प्रभावित हैं, तो उनके बीच उच्च स्तरीय सहसंबंध पाया जाता है। जैसे चावल और जूट के उत्पादन में सहसंबंध धनात्मक है। इसका हम यह नहीं लेना चाहिए चावल की उपज से जूट की उपज भी बढ़ जाती है, बल्कि इसका अन्य कारण जैसे वर्षा है जो उत्पादन को प्रभावित करती है। ठीक है। तीसरा कारण है दैव योग। कभी कभी यह भी संभव है कि दो चरों के मूल्य में प्रत्यक्ष कार्य कारण का संबंध न होते हुए भी दैव योग से संबंध स्थापित हो जाए, तो ऐसे सहसंबंध को भ्रामक या झूठा अथवा निरर्थक सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध उस समय होता है जबकि दो चरों में सह विचरण हो, उनमें पारस्परिक तुलना हो, अर्थात संबंध का विवेकपूर्ण आधार या नहीं हो,
निम्नलिखित दशाओं में भ्रामक सहसंबंध पाया जाता है। जब दो विचरों में उच्च स्तरीय सहसंबंध हो लेकिन व्यवहार में उनके बीच ऐसा संबंध निहित हो, ऐसा संबंध निहित न हो, ऐसे सहसंबंध को भ्रामक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति की आय में वृद्धि तथा ब्लड प्रेशर में वृद्धि। अब आय में वृद्धि से ब्लड प्रेशर का क्या संबंध? ब्लड प्रेशर से वृद्धि से संबंध में उच्च स्तरीय संबंध होने पर भी भ्रामक से संबंध है, क्योंकि दोनों पक्ष में कार्य कारण संबंध का अभाव है। जहाँ कार्य कारण संबंध का अभाव है तो वहां पर भ्रामक से संबंध पाया जाता है। जब दो या दो अधिक चरणों में सह विचरण तो आवश्यक रूप से लेते हैं, लेकिन कौन सा चर कारण और कौन सा चर उसका प्रभाव है, इसका निश्चय करना बड़ा कठिन है। जैसे उन्हीं वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि के साथ साथ गर्म पेय पदार्थ, चाय कॉफी पदार्थों की बिक्री में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार बैंक के जमाओं तथा उधारों या ऋणों के बीच पारस्परिक संबंध निहित होने पर भी यह जानना मुश्किल है कि जमाओं के कारण ऋणों में वृद्धि हुई है अथवा ऋणों की वृद्धि के कारण जमाएं बढ़ी है। जब दोनों चर स्वतंत्र हों लेकिन किसी अन्य कारण के समान रूप से प्रभावित हों तो उनके बीच सहसंबंध निरर्थक ही रहता है। जैसे कारों की संख्या में वृद्धि होने से टेलीफोन के नए कनेक्शनों में एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंधित नहीं है। कारों में वृद्धि के साथ साथ टायरों के मूल्यों में वृद्धि ये तो संभव है, लेकिन टेलीफोनों के मूल्य में वृद्धि ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। लेकिन व्यक्तियों की आय वृद्धि होने से दोनों चरों में वृद्धि हुई है। आय में और कार में वृद्धि होने से मान सकते हैं दोनों एक दूसरे से कोरिलेटिव है। अतः स्पष्ट है कि दोनों चरों में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कार्य कारणों का संबंध होना अति आवश्यक नहीं है, बल्कि निरर्थक सहसंबंध से बचने हेतु कार्य कारण की जानकारी आवश्यक है। बात करें सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध मुख्यतः इसकी दिशा, अनुपात व चरों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार का हो सकता है। परिवर्तन की दशा में धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर रेखीय सहसंबंध और वक्रीय सहसंबंध, चरों की संख्या के आधार पर सरल सहसंबंध, बहुगुणी सहसंबंध। परिवर्तन जब एक ही दशा में हो, दो श्रेणियों के पद मूल्य एक ही दशा में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। ऐसा कहलाएगा धनात्मक सहसंबंध। एक ही दशा में एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा, आय के बढ़ने के साथ साथ सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है तो यह धनात्मक सहसंबंध है। व्यापार की प्रवृत्ति के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है, ये धनात्मक सहसंबंध है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की लंबाई के साथ साथ उसका वजन भी बढ़ जाता है, अतः लंबाई और वजन में धनात्मक सहसंबंध है।
अब आते हैं बात ऋणात्मक सह संबंध। यदि दो संबद्ध श्रेणियों में पद मूल्य विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते, अर्थात एक श्रेणी के मूल्यों में का परिवर्तन का कारण एक दिशा में होने पर दूसरी श्रेणी के पद मूल्यों का परिवर्तन है, तो इसके विपरीत दिशा में होता है, तो उनके बीच सह संबंध को विलोम या ऋणात्मक सह संबंध कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो मूल्य व पूर्ति में ऋणात्मक सह संबंध पाया जाए। कुछ परिवर्तन के अनुपात पर सह संबंध आंके जा सकते हैं। यदि दो संबंध समंग श्रेणी में विचरण या परिवर्तन का अनुपात स्थायी रहे, तो उनके बीच में संबंध को रेखीय सह संबंध कहते हैं। इन श्रेणियों के चल मूल्य को यदि रेखा पथ पर अंकित करें तो एक सीधी रेखा बनकर के तैयार होगी। यदि किसी उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की मांग में सदैव 5% की वृद्धि होती है, तो उसकी पूर्ति में सदैव 15% वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे संबंध को रेखीय सह संबंध कहा जाएगा। परिवर्तन के अनुपात में इस प्रकार का स्थायित्व केवल भौतिक या अन्य पूर्ण विज्ञानों में ही पाया जा सकता है, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। वक्र रेखीय सह संबंध। यदि दो समंग मालाओं के पद मूल्यों के परिवर्तनों का अनुपात अलग अलग या स्थायी हो जाता है, तो यह रेखा पथ पर यदि हम इसकी रेखा खींचें तो यह सीधी नहीं होगी, वक्र रेखीय होगी, टेढ़ी हुई बढ़ती हुई। उसके बाद चरों की संख्या के आधार पर किन्हीं दो समंग श्रेणियों के सह संबंध को सरल सह संबंध कहते हैं। इनमें से यदि एक श्रेणी का कारण या स्वतंत्र चर है तो दूसरी श्रेणी परिणाम या आश्रित चर होगी। बहुगुणीय सह संबंध। यदि दो या अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों या आश्रित समंग मालाओं के सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन करते तो ऐसे सहसंबंध को बहुगुणीय सहसंबंध कहते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा, मिट्टी का स्वभाव, औसत तापक्रम, श्रमिकों की कार्य क्षमता का आलू के प्रति एकड़ उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव आदि। आंशिक सहसंबंध। इनमें से दो या अधिक समंग मालाओं के मूल्यों का अध्ययन करने पर लेकिन अन्य समंग मालाओं के मूल्य के प्रभाव को स्थिर रखकर केवल दो चरों के मूल्यों का पारस्परिक अध्ययन यदि किया जाए तो उसे आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। हम जानते हुए भी कि आलू के उत्पादन पर वर्षा की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। वर्षा की मात्रा को स्थिर रखकर औसत तापक्रम और आलू के प्रति एकड़ उत्पादन के बीच सहसंबंध का अध्ययन करें तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। सहसंबंध का परिमाण। सहसंबंध के परिमाण को हम एक टेबल के द्वारा निरूपण कर सकते हैं। ठीक है,
सह संबंध का परिमाण परिमाण धनात्मक ऋणात्मक और हाँ जी, परिमाण यदि पूर्ण है, पूर्ण का मतलब परफेक्ट, या धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक के एक के बीच में या ऋणात्मक के एक के बीच में होगा, अति सामान्य और उच्च, या उच्च, अति सामान्य या उच्च यदि परिमाण 0.75 और 0.90 के बीच में है, 0.75 से 0.90 के बीच में है, तो ये धनात्मक परिमाण माना जाएगा। यदि ये -0.75 से 0.90 के बीच में, तो ये धनात्मक माना जाएगा। ठीक है। उच्च हाई डिग्री, पॉइंट 90 या अधिक हो, 0.90 या अधिक हो। ठीक है, ये माइनस का 0.90 या अधिक हो। और इसके बाद मध्यम, मीडियम, मीडियम, या इसको मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट 0.50 से 0.75 तक, 0.50 से 0.75। उसके बाद निम्न, यानी लो, लो, 0.25 से 0.50। पॉइंट 25 से 0.50। अति न्यून, वेरी लो, अति न्यून, वेरी लो, 0.25 से 0.25 से कम, 0.25 से अंदर, अंडर 0.25 और 0.25
25 से कम। ये माइनस का। और यदि कहीं शून्य हो तो अनुपस्थिति। शून्य सहसंबंध का परिमाण लिख लीजिए। इसके बाद है सहसंबंध की विभिन्न रीतियां। सहसंबंध की विभिन्न रीतियां कौन सी हैं? कुछ तो ये बिंदु रेखीय विधि, सहसंबंध का रेखा चित्र वगैरह बना करके, ग्राफिकल विक्षेप आरेख बना करके, ये वैसे छात्रों एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। मेरे पास दूसरे बात कोई नहीं है। घर पर ले आए। है गणितीय विधियां, मैथमेटिकल मेथड, काल प्रवर्तन का सहसंबंध गुणक। नंबर 2 क्रमांतर सहसंबंध विधि। नंबर 3 संगामी विचलन विधि। नंबर 4 न्यूनतम वर्ग विधि। इनका हमको अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, इसको आप निकाल लीजिए। इसके बाद इसकी विधियां हैं काल प्रवर्तन का सहसंबंध गुणांक, काल प्रवर्तन के सहसंबंध के बाद रैंकिंग डिफरेंस मेथड, कॉन्क्यूएंट डिफरेंस मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। सहसंबंध की विधियां। ठीक है, सहसंबंध की ये विधियां हैं आर्यन विधि, ठीक है, सहसंबंध का रेखाचित्र, अब गणितीय मेथड है इसके। गणितीय विधियां काल प्रवर्तन का सहसंबंध गुणांक, नंबर 2 क्रमांतर सहसंबंध गुणांक, नंबर 3 संगामी विचलन विधि, संगामी विचलन विधि।
ठीक है छात्रों। और नंबर 4 है न्यूनतम वर्ग विधि। मुख्यतः ये पहले 3 जो है परीक्षा में आती है, इनका आप ठीक से अध्ययन करके रखें। इनको बता दो। हाँ तो छात्रों सभी ने लिख लिया ये। अब काल पेयर्सन का विषमता गुणांक लिख लें। इसका सूत्र लिखवा रहा हूँ। काल पेयर्सन का सहसंबंध गुणांक, इसकी कुछ विशेषताएं वो भी समझ लें। कल चाहे इनके सूत्र और क्वेश्चन कल करा देंगे। काल पेयर्सन ने जो एक प्रसिद्ध जीव शास्त्री और सांख्यिकी थे, 19वीं शताब्दी में एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे काल पेयर्सन की विधि समांतर माध्य प्रमाप विचलन पर आधारित है, जिसके कारण यह विधि गणितीय दृष्टि से पूर्ण रूपेण शुद्ध व सही है। इसी कारण से यह विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। काल पेयर्सन के सहसंबंध गुणांक की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि यह सर्वोत्तम माप है। यह सहसंबंध गुणांक समंकमाला के सभी पद मूल्यों पर आधारित है तथा समांतर माध्य एवं प्रमाप विचलन के आधार पर ज्ञात किए जाने के कारण यह एक आदर्श माप समझा जाता। दूसरा, इसकी विशेषता कहे कि भाई ये दिशाओं का ज्ञान लाता है कि पद मूल्य में परिवर्तन धनात्मक है या ऋणात्मक है। यह मात्रा व सीमाओं का भी ज्ञान स्पष्ट देता है। प्लस एक है तो पूर्ण है, एक से जो है कम है 0.95 ये हमने लिखे हैं यहाँ, अभी आप ना कार्य में तो वे हाई डिग्री है, लो डिग्री है, ये सारी चीजें जो है हमको स्पष्ट बतलाता है। ठीक है, यह कारण और प्रभाव के संबंध का भी बतलाता है। इसलिए सहसंबंध गुणांक का यह माप काल पेयर्सन का माप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी जो है कुछ सूत्र इस प्रकार से हैं, इनको आप नोट कर लें। काल पेयर्सन को आर से डिनोट करेंगे। आर फॉर रिलेशनशिप, आर का मतलब है रिलेशनशिप। सिग्मा डीएक्स डीवाई, सिग्मा डीएक्स डीवाई बटे स्टैंडर्डाइजेशन एक्स स्टैंडर्डाइजेशन वाई। ठीक है, इसके अलावा इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आर बराबर सिग्मा डीएक्स डीवाई बटे अंडर सिग्मा डीएक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डीवाई स्क्वायर, यदि विचलन माध्य से दिए गए हैं। ठीक है,
कल्पित मार्ग से यदि दिए जाते तो यहाँ थोड़ा सा जो है सूत्र का कुछ विस्तार है, इसको समझ लेना आप। कई सूत्र हैं इसके और हम इस सूत्र को विशेष सही मानते हैं। सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटे, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dx का होल स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बटे, इसको आप लिखते हैं, ठीक है। इसी बेस पर हम क्वेश्चनों को आपको कल से कराएंगे। आज आप इतना ही लिख लें, पढ़ करके तैयार रहें। ये फॉर्मूलेज आपको लिखवा दिए और इनको लिख लीजिए। श्री राम ठीक है छात्रों, आगामी कक्षाओं में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।